नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इन्वेस्टर समिट में हुए समझौतों को धरातल पर उतारने में लगे सीएम धामी। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों से लिया फीडबैक। गुड गवर्नेंस और ड्रग फ्री उत्तराखंड की ओर गंभीरता से काम करने के निर्देश। धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच चेहरों को लेकर अटकलें जारी। युवा सीएम धामी कर सकते हैं चौंकाने वाला फैसला। नए चेहरों को मिल सकती है तवज्जो। विश्व अल्पसंख्यक दिवस पर सीएम धामी का आश्वासन। अल्पसंख्यक समाज की लंबित मांगों पर लिया जाएगा संज्ञान। मदरसा स्कूलों में बनेगा छात्रावास। और देहरादून रिलायंस लूटकांड में आरोपी की गिरफ्तारी। मगर चोरी किए गए माल की अब तक नहीं हुई रिकवरी। 10 करोड़ से ज्यादा का माल है गायब। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं इन्वेस्टर समिट, जो कि हाल ही में खत्म हुई। इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने की कवायद में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगे हुए हैं। सीएम धामी ने सोमवार को इसका अपडेट लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की। वहीं सीएम ने देवभूमि को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने के अलावा उत्तराखंड गुड गवर्नेंस मॉडल पर भी गंभीरता से मंथन किया। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी है। मंत्री की कुर्सी का सपना तो सब देख रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि बीजेपी का निर्णय कब किसे चौंका दे। 3 राज्यों में नए सीएम का चेहरा सामने लाकर ये उदाहरण पेश किया जा चुका है। ऐसे में इस बात की चर्चा खूब है कि उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन कौन से वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। उत्तराखंड में भी चौंका सकती है बीजेपी। कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह? बीजेपी ले सकती है चौंकाने वाला फैसला। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद जिस तरीके से पीएम मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया गया, उसने सबको चौंका दिया। सीएम पद की रेस में जितने भी नामों के कयास लगाए जा रहे थे, सभी को दरकिनार कर नए चेहरों को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कई ऐसे चौंकाने वाले नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जिनकी चर्चा दूर दूर तक कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड छोटा राज्य होने के चलते इतना तय है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी युवा चेहरों पर दांव खेलने का काम कर रही है और पहले और दूसरी बार के विधायकों को पार्टी के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसके हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार पहली बार या दूसरी बार विधायक चुनकर आए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल धामी कैबिनेट के मौजूदा हालात क्या कहते हैं, ये समझिए। बीजेपी के पास 47 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें पार्टी ने 7 विधायकों को मंत्री बनाया है, जबकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी धामी के पास है। विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी रितु खंडूड़ी के पास है। 47 में से 9 विधायकों को जहां पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, वहीं 38 विधायकों के पास मंत्री बनने का मौका है। धामी मंत्रिमंडल में से 7 ऐसे विधायक बीजेपी के पास हैं, जो पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। उससे तो लगता है कि पार्टी पूर्व मंत्रियों को मुश्किल से ही मंत्री बनाएगी। ऐसे में 38 में से 31 विधायकों का पलड़ा भारी नजर आता है मंत्री बनने के लिए। साथ ही पार्टी सीनियर विधायकों की जगह युवाओं और पहली या दूसरी बार के विधायकों पर दांव खेल सकती है। ऐसे में एक नजर डालते हैं ऐसे विधायकों पर जो पहली बार विधायक बने हैं, जिनके मंत्री बनने की ज्यादा उम्मीदें नजर आती हैं। दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, राजकुमार पौरी, भोपाल राम टमटा, सविता कपूर, ब्रिजभूषण गैरोला, शिव अरोड़ा, त्रिलोक सिंह चीमा, मोहन सिंह बिष्ट, मोहन सिंह मेहरा, फकीर राम टमटा, सुरेश गढ़िया, पार्वती देवी, प्रमोद नैनवाल, रेणु बिष्ट। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही चुने गए विधायकों में से मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। दूसरी बार चुने गए विधायकों में से भी मंत्री बनने की संभावनाएं तेज नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो दूसरी बार विधायक बने हैं और जिनकी संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं मंत्री बनने के लिए। विनोद कंडारी, शक्तिलाल शाह, शैला रानी रावत, भरत चौधरी, विनोद चमोली, राम सिंह केड़ा, सरिता आर्य, महेश जीना। माना जा रहा है कि नामों में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। और जो चौंकाने वाले निर्णय जिस प्रकार से लिए गए हैं अभी 3 राज्यों को मुख्यमंत्री बना करके,
ये बहुत ही एक ऐतिहासिक भी है और एक कार्यकर्ता की एक पहचान भी है। कार्यकर्ता को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि कब उसको जो है शीर्ष नेतृत्व मौका दें। तो इस तरह से ये कार्यकर्ता को बहुत बड़ी एक रुचि भी बनती है। कुल मिलाकर देखिए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तीसरी बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो राजस्थान में पहली बार चुने गए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में वर्तमान में बीजेपी के 15 विधायक पहली बार चुने गए और दूसरी बार 8 विधायक चुने गए, जिनके पास भी मंत्री बनने का मौका है। हो सकता है कि पार्टी तीसरी बार और चौथी बार जीते विधायकों को भी मंत्री बना दे। अब जब कार्यकर्ता है तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी मौका मिल सकता है, किसी को भी दायित्व मिल सकता है, जिम्मेदारी मिल सकती है, चाहे मंत्रिमंडल की है, चाहे मुख्यमंत्री की है, चाहे प्रदेश के किसी संगठन में कोई दायित्व है, ये राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व है। इसलिए पैरामीटर सिर्फ एक है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, सेवा और समर्पण का भाव होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में वो अपना आत्मसात करे, विचारधारा में आत्मसात रहे। ऐसा निर्णय समय समय पर पार्टी करती रहती है और जिसको भी अवसर दिया जाता है वो उसका नेतृत्व प्रबल होता है और आगे बढ़ने का उसको अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उत्तराखंड में पहले कभी चौंकाने वाला निर्णय नहीं लिया। पुष्कर सिंह धामी जब सीएम बने तो पार्टी का ये चौंकाने वाला निर्णय था, क्योंकि बतौर विधायक पुष्कर सिंह धामी मंत्री पद को लेकर लगातार अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बनाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई रितु खंडूड़ी भी दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी और ज्यादातर राज्यों में सीनियर विधायकों को ही विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिलता रहा है। ऐसे में धामी कैबिनेट विस्तार दिलचस्प हो सकता है। देखना होगा इस बार बीजेपी अपने फैसले से चौंकाती है या फिर चर्चाओं वाले नाम पर ही मुहर लगाती है। रुद्रपुर में आयोजित युवा सिख सम्मेलन में सीएम धामी ने शिरकत की। सिख समाज को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज के लिए काम कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब तक भी सड़क का जल्द ही निर्माण होगा। उत्तराखंड देवभूमि है और इसके विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मंच के माध्यम से उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार बाजपुर भूमि प्रकरण पर काम कर रही है और एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। यहाँ आकर प्रतिवाद किया और कहीं न कहीं उनकी इस इतनी बड़ी संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिख समाज के लिए काम हुए हैं, चाहे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना हो, करतारपुर कॉरिडोर बनाना हो या गुरु तेग बहादुर जी की प्रकाश पर्व मनाना हो, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज काम हुआ है, 84 के दंगों के आरोपियों को, अपराधियों को जिस प्रकार से सजा दिलवानी है, वो सब सिख समुदाय आज महसूस करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के साथ सिख समुदाय का भी आज उत्थान हो रहा है। आज यहाँ मुख्यमंत्री जी आए सिखों के सम्मेलन में, हमें बहुत अच्छा लगा और जो सिख अपनी मांग मुख्यमंत्री जी के पास लेके आए थे, चाहे बाजपुर की भूमि की हो, आनंद का प्रोजेक्ट हो और यहाँ से पंजाब के लिए ट्रेन हो, सारी मुख्यमंत्री जी ने मंच से बातें कही हैं, हमें सारी पूरी करेंगे और हमें यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा और सारा सिख समाज भाजपा के साथ है और मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। राजधानी देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने हुनर योजना के तहत लाभार्थियों को मानदेय और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक और उत्तराखंड पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से करवाया था। कार्यक्रम में शामिल हुए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन ने कहा कि सीएम धामी ने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा दिया है कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की लंबित पड़ी मांग सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति और दून में 12वीं तक मदरसा बोर्ड स्कूल के लिए छात्रावास जल्द बनवाए जाएंगे। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है पिछले 30 वर्ष पूर्व हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने ये शुरू किया था 18 दिसंबर, तब से इसे लगातार मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये पिछले 13 साल से, आज ये 11वां था, पिछले 10 साल में 11वां था। इसमें हम सभी समुदाय के लोगों को राज्य सरकार द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं, उनके अधिकार के बारे में बताते हैं।
वहीं ओबीसी अधिकार दिवस के कार्यक्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने मार्च महीने में शुरू होने वाले मदरसों के पहले सेशन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि इससे मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को उनके सुनहरे भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हिंदुस्तान वो ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह से अल्पसंख्यक पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जो यहाँ अल्पसंख्यक है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक है। और मैं ये कहता हूँ कि जो खूबसूरती उत्तरा हिंदुस्तान के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज उसका जीती जागती मिसाल इस कार्यक्रम में देखने के लिए मिली। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज कई सारी चीज़ों को यहाँ कहा है। हम लोगों ने भी प्रस्ताव रखा है जो उत्तराखंड मदरसों का एक मॉडल बनाने जा रहा है, जिसका पहला सेशन मार्च से स्टार्ट होगा। उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाएगा। हल्द्वानी के बालिका संरक्षण गृह में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इस मामले में जो समिति गठित की गई है वो जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग अपनी ओर से जांच तो कर ही रहा है, साइड बाय साइड पुलिस के माध्यम से भी इसमें जांच हो रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं जांच आने की। जैसे ही जांच हमारे पास में चाहे विभागीय पहुंचे और अथवा पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल होगी, कोर्ट के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसका अनुपालन हो। आप ये भरोसा रखिए कि विभाग निश्चित रूप से पहले तो अग्रिम कार्रवाई कर ही दी है। जांच के उपरांत में यदि इस बात की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेशन फॉर देश कैंप शुरू किया है। बता दें कि कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 18 साल की उम्र से अधिक के व्यक्तियों से 138 रुपये 1380 यानी 13,800 और 1,38,000 रुपये चंदा देने की अपील की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आर्थिक तंगी का दावा करने वाली कांग्रेस ने ऑनलाइन चंदा लेने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वहीं इस अभियान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर निशाना साधा। ये देश के लिए मांग रहे हैं, विपक्ष सशक्त हो आवश्यक है और लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आप ये उनकी ज़रूरत भी है कि विपक्ष मजबूत हो और उसके लिए संसाधन चाहिए। जब पैसे वाले लोग चंदा देने में बेईमानी कर रहे हैं, केवल सत्तारूढ़ दल के डर के मारे दूसरी विरोधी पक्ष की पार्टियों को दे नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अवमानना कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जनता के बीच में जाना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस अपनी स्थापना से लेकर के आज तक उन्होंने देश को और लूटने खसोड़ने का काम किया है और जिस प्रकार से वो अपना स्थापना दिवस पर आम जनता से चंदे की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी नौटंकी है, क्योंकि आम जनता ने उनको नकार दिया है और आम जनता उनके पास किसी भी प्रकार से उनके साथ खड़ी नहीं है। ये सिर्फ नौटंकी कांग्रेस कर रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने गौला खनन संघर्ष समिति को अपना समर्थन देते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को बेचने में जुटी हुई है। सुमित हृदयेश ने कहा कि गौला नदी से हल्द्वानी शहर की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, बावजूद इसके सरकार खनन को निजी हाथों में सौंपकर आम जनता को बेरोजगार कर रही है। राज एक लागू हो, गौला को निजी हाथों में दिया जाए। इसके प्रथम चरण में इन्होंने फिटनेस को निजी हाथों में दिया। उसके बाद एक ऐप है जो फोन पे तो चलती नहीं, 300 रुपए का घूस दो, कंप्यूटर वाला बाबा है तो तुरंत ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। अब रॉयल्टी जो वन विकास निगम काटती थी उसका भी इन्होंने टेंडर कर दिया है। दापका और कोसी में अभी पता लगा है कि वहां तो निजीकरण हो भी गया, वहां बाउंसर भी आ गए। तो 90 के दशक में जैसे रेता बजरी का जब निजीकरण था, जो गुंडा राज व्यापक था, उस व्यापक गुंडा राज को दोबारा उस व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गौला नदी का जो व्यापार है और जो उससे जुड़े व्यापारी लोग हैं और जो उससे जुड़े हुए जो सबसे कम मैं कह रहा हूँ लेबर से लेके जो डंपर स्वामी है, मैकेनिक है, ऐसे लोगों के रोजगार पे घात लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है।
उत्तराखंड महिला आयोग राज्य की महिला नीति को लागू करने के फायदे गिना रही है, यानी कि राज्य में जल्द ही महिला नीति लागू हो सकती है। जी हां, महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस महिला नीति के फायदे गिनाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में महिला नीति से राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण की दर में इजाफा होगा। मैं आप सबको पहले बहुत ही ये शुभकामना और ये देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने महिला नीति तैयार की है और 9 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की कि बहुत शीघ्र ही महिला नीति उत्तराखंड की लागू होगी। और हमने एक्सपर्ट बिठाए और वो नीति हमने तैयार की। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर वो नीति तैयार की गई है, चाहे सामाजिक आधार हो, आर्थिक आधार हो। महिलाओं को लाभ क्या होगा इससे? उसमें पूरी तरह का वो आर्थिक रूप से सक्षम होगी, राजनीतिक रूप से सक्षम होगी, अपने अधिकारों को समझेगी। देहरादून के कप्तान अजय सिंह रिलायंस शोरूम लूट मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन कप्तान साहब ये नहीं बता पा रहे हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा की जो लूट हुई है, आखिर उस माल की रिकवरी कब होगी। ऐसे में लूट के इस केस को सॉल्व कर पाने में दून के एसएसपी कमजोर साबित हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रिलायंस लूट के आरोपी गिरफ्तार, लेकिन माल की रिकवरी कब होगी एसएसपी साहब? आरोपी तक पहुंचने में तो कामयाब, लेकिन करोड़ों का सामान अब भी गायब। इसका भी तो जवाब दीजिए कप्तान साहब। चीजें बता दूं कि इसमें अगर आपकी जानकारी बता रहा हूं कि 6 से 8 स्टेट्स में घटनाएं हुई हैं और जो रिकवरी परसेंटेज वो काफी लो है, अरेस्टिंग का परसेंटेज भी काफी लो है और जो रिकवरी परसेंटेज वो काफी लो है, अरेस्टिंग का परसेंटेज भी काफी लो है। लेकिन जिस तरह से देहरादून पुलिस और यहाँ पर एसटीएफ ने मिलकर 1 माह के अंदर, 1.25 माह के अंदर 9 लोग को अरेस्ट किया, इसमें 3 इसमें मेन जो आने वाले थे वो अरेस्ट हो गए। सेकंड पार्ट आता है उसका रिकवरी का। तो नेचुरल सी बात है, मैंने बताया इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी जो करने वाले हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो ज्वेलरी लेकर अपने घर या कहीं का बंटवारा नहीं होता है, वो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड में पास ऑन हो जाती है। तो जो चीजें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत अर्ली है, मैं सबको अभी मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब हम सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले हैं जहां पर हम रिकवरी के प्रयास के आगे इसमें रखेंगे। दून में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी पीठ थपथपाते ये हैं दून के कप्तान अजय सिंह, जो लुटेरों को गिरफ्तार कर अपनी वाहवाही तो लूट रहे हैं, लेकिन एसएसपी साहब 10 करोड़ के माल का ना तो कोई सुराग लगा पाए हैं और ना ही आरोपियों से उगलवा पाए हैं। फिर कैसी वाहवाही कप्तान साहब? आप दूसरे राज्यों का उदाहरण पेश कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक बीते कई घटनाओं में ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी होती रही और ना ही माल की रिकवरी। यानी कि आपने वो कर दिखाया जो अब तक कई राज्यों की पुलिस नहीं कर पाई। अच्छी बात है, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। इंतजार तो उस लूटे हुए माल का किया जा रहा है जिसे लेकर आरोपी दून के बीच शहर से रफू चक्कर हो गए और पुलिस विभाग को चुनौती दे गए। कप्तान अजय सिंह का ये कहना कि दूसरे राज्यों में माल का रिकवरी प्रतिशत बेहद कम है, ये पुलिस विभाग की मंशा को दर्शाता है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दून लूट मामले में खुद एसएसपी साहब मोर्चे पर डटकर आरोपियों पर शिकंजा कसने में जुटे रहे, लेकिन वारदात को 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन 10 करोड़ से अधिक माल का एक तिनका भर भी हाथ नहीं लग पाया, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। इस वारदात ने वाकई में दून पुलिस को चुनौती देने का काम किया। हाई सिक्योरिटी के बीच 9 नवंबर के दिन जब शहर के बीचों बीच रिलायंस शोरूम में वारदात को अंजाम दिया गया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। बावजूद इसके लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इस घटना ने बता दिया कि दून पुलिस कितनी मुस्तैद है। बहरहाल सवाल अब भी बरकरार है। 10 आरोपियों तक दून पुलिस की पहुंच तारीफे काबिल है, लेकिन करोड़ों के लूटे माल की बरामदगी न होना दून कप्तान पर एक बड़ा सवाल है। उधर हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उनके औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर ने सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण कार्यालय में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में कर्मचारियों की उपस्थिति को चेक किया। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत कर उनकी समस्या को जाना। साथ ही कार्यालय की पार्किंग में मिली खामियों पर भी नाराजगी जताई और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा। ऑफिसेज हैं, एसडीएम का ऑफिस तो है ही, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑफिस भी है, प्राधिकरण का भी ये दफ्तर है।
तो इसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, समय समय पे ऑफिस को देखा जाए, लोग समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिस हैं आजकल इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी दफ्तरों में रहते हैं, उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई। और ऐसे भी दिन में कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं होता, जो कि ठीक नहीं है। तीसरा जो कूड़े का निस्तारण ऑफिस का है, अंदर ही ऑफिस के अगर पड़ा हुआ ये पब्लिक ऑफिस है, तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। नरेंद्रनगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने जुलूस निकाला। बता दें कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सफाई कर्मचारी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं करती तो वो 1 जनवरी 2024 से कार्य बहिष्कार करेंगे। सफाई मजदूर संघ के बैनर तले पूरा उत्तराखंड के सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। 23 वर्षों से गुलामी की तरह ये लोग मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। ना तो इनका नियमितीकरण हो रहा है, ना प्रमोशन होता है, ना इनको आवास सुविधा है। इन तीनों बिंदुओं को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करी थी। 2 वर्ष पूर्व एक कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन 2 वर्ष से वो रिपोर्ट दबा दी गई है। यदि वह रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 से पहले लागू नहीं होती है तो समस्त उत्तराखंड के सफाई कर्मचारी, नरेंद्रनगर नगर पालिका, मुनिकीरेती नगर पालिका और पूरी टिहरी की जितने भी नगर पंचायत नगर पालिका हैं, इनके कर्मचारियों के साथ सफाई व्यवस्थाओं को ठप करेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के द्वारा जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा तत्काल आज ही। रुड़की के हीराहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन रोड ने प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने बताया कि देहरादून से दिल्ली जाने के लिए बनाए जा रहे निर्माणाधीन हाईवे पर आई उनकी जमीनों को प्रशासन ने अधिकृत तो कर लिया, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं दिया है। किसानों ने आरोप लगाया उनके धरने प्रदर्शन को 5 दिन गुजर गए, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता ने आना जरूरी नहीं समझा। शादाबाद के अनाज वालों ने ली है, उसका हमें मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया। एक प्रमुख मांग हमारी सर्विस रोड की थी, वो तो उन्होंने लिख कर दे दिया, हमें वो मान ली। लेकिन एक हमारा यह है कि किसानों की ज़मीन का हमें मुआवजा नहीं मिला और वो ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली। तो हमारी एक तो मांग ये है कि जो ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली उस पर कब्जा ले लिया आना चाहिए ना, उसका एक तो पैसा हमें दिया जाए जल्द से जल्द। और दूसरी बात यह है कि जो दोबारा इन्होंने अवार्ड बनाया है वो उसके बैनावा के हिसाब से, सर्किल रेट के हिसाब से जो अवार्ड बनाया वो कम बनाया है। और कामों का पहले कम था, उनका ज्यादा कर दिया, हमारा ज्यादा था, हमारा कम कर दिया। देहरादून के डोईवाला में 15 दिसंबर को हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही चोरी हुए माल को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की इस प्रणाली से खुश होकर पीड़ित परिवार ने हर्रावाला पुलिस को शॉल पहनाकर सम्मानित किया और धन्यवाद दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। इन्वेस्टर समिट में हुए समझौतों को धरातल पर उतारने में लगे सीएम धामी। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों से लिया फीडबैक, गुड गवर्नेंस और ड्रग फ्री उत्तराखंड की ओर गंभीरता से काम करने के निर्देश। धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच चेहरों को लेकर अटकलें जारी। युवा सीएम धामी कर सकते हैं चौंकाने वाला फैसला, नए चेहरों को मिल सकती है तवज्जो। विश्व अल्पसंख्यक दिवस पर सीएम धामी का आश्वासन, अल्पसंख्यक समाज की लंबित मांगों पर लिया जाएगा संज्ञान, मदरसा स्कूलों में बनेगा छात्रावास। और देहरादून रिलायंस लूटकांड में आरोपी की गिरफ्तारी, मगर चोरी किए गए माल की अब तक नहीं हुई रिकवरी, 10 करोड़ से ज्यादा का माल है गायब।